आप सब पर सलामती हो। जावेद अख्तर का लिखा हुआ है, जिधर जाते हैं सब जाना उधर अच्छा नहीं लगता। मुझे पामाल रस्तों का सफ़र अच्छा नहीं लगता। गलत बातों को खामोशी से सुनना, हामी भर लेना, बहुत हैं फ़ायदे इसमें मगर अच्छा नहीं लगता। मुझे दुश्मन से भी खुददारी की उम्मीद रहती है। किसी का भी हो सर कदमों में सर अच्छा नहीं लगता। बुलंदी पर उन्हें मट्टी की खुशबू तक नहीं आती। ये वो शाखें हैं जिनको अब शजर अच्छा नहीं लगता। ये क्यों बाकी रहे आतिश ज़नू ये भी जला डालो कि सब बेघर हों और मेरा हो घर अच्छा नहीं लगता। नाज़रीन, मैं हूँ यासिर रशीद और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, चौधरी शुजात साहब की अगरचे सेहत डाउन है लेकिन मोराल अभी भी अप है, जिसके बायस वो सबको अभी भी एक टेबल पर मदऊ कर रहे हैं, जिससे एक कहानी भी निकलती है जो आसिफ अली जरदारी और शुजात साहब की मुलाकात की कहानी के बाद सुनाऊंगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात की मुलाकात की अंदरूनी कहानी ये सामने आई है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात के दरमियान मुलाकात में मुल्क में जारी सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। इस दौरान चौधरी शुजात ने आसिफ जरदारी से कहा है कि आजकल नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो बयानबाजी चल रही है उससे सियासी कशीदगी नजर आ रही है और ये ठीक नहीं है। इस पर आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने आइन और ज़मीनी हकाइक के मुताबिक बात की है, किसी से महाज आराई नहीं की। जिस पर चौधरी शुजात ने कहा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़रा ये बताते हैं कि चौधरी शुजात ने कहा कि मुल्क जो है वो महाज आराई का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, लिहाजा मुल्की सूरत हाल की वजह से मिलकर चलने की ज़रूरत है और सियासी महाज आराई पर नवाज शरीफ से भी मैं बात करूँगा। चंद रोज पहले चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि 2013 के इलेक्शन में जनरल पाशा, इफ्तिखार चौधरी और एक सियासी जमात ने मनसूबाबंदी करके पीपल्स पार्टी को पंजाब से निकाला था। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के बयान पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं के बयानात भी सामने आए थे, जिसके बाद हाल ही में एक साथ हुकूमत करने वाली इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं की जानिब से लफ्जी जंग शुरू हो गई थी। कहानी ये कि एक गवाले ने घर अपनी अहलिया को बताया कि अब मैं 2-4 भैंसें लेने का सोच रहा हूँ। अहलिया ने खुशी का इजहार किया और बोली चलो अच्छा हो गया, अब मैं कुछ दूध और मक्खन अपनी माँ, भाई और बहन के यहाँ भी भेज दिया करूंगी। इस पर उनकी लड़ाई शुरू हो गई और बात मार कुटाई तक आ गई। पास से एक किसान का गुजर हुआ तो लड़ाई की वजह पूछी तो गवाले ने कहा कि मैं कुछ भैंसें लेने का सोच रहा था और यह है कि सारा दूध और मक्खन अपनी माँ, बहन, भाइयों के घर देने की बात कर रही है। यह सुनना था कि उस किसान ने देहाती गवाले को मारना शुरू कर दिया। आसपास लोग जमा हो गए, दस्तों गिरेबान छुड़वाए और किसान से मारने की वजह पूछी तो उसने कहा कि भैंसें खोलें और मेरे खेतों में जाके बांध आए। इस पर गवाला बोला, ओ भाई मैंने तो अभी भैंसें ली भी नहीं है। तो इस पर किसान बोला, तो दूध दही तुम्हारे ससुराल में कैसे पहुंच गया? जिस पर गवाला बहुत शर्मिंदा हुआ और अहलिया से माफी मांग ली। इसी तरीके की सूरत हाल ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की जानिब से मुस्लिम लीग नून से लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने का मुतालिबा किया गया था, जिस पर साबिक वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फील्ड तो तैयार ही नहीं है तो लेवल किस तरीके से होगी। तो इसी तरीके से ये जो बयानबाजी जारी है, इसी बयानबाजी ने इन दोनों पार्टीज को नुकसान पहुंचाना है। साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ ने एक बार फिर साबिक आर्मी चीफ और साबिक DGI समेत पैनामा बेंच के अराकीन का एहतसाब करने का इंदिया दिया, जिन्होंने 25 करोड़ आवाम के मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि गरीब का बच्चा रोटी नहीं खा सकता। उन लोगों को छोड़ देना जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा जुल्म होगा। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। वो मजीद अपने खिताब में कहते हैं कि अपने आप से हम जुल्म करें अगर इन लोगों को हम छोड़ देंगे। आज के फैसले का हवाला भी देना है जो आज फैसला आया है, लेकिन पहले कल की रुदात सुने कि मियां साहब ने तफसीलन कहा क्या है। नून लीग के सोशल मीडिया पर वायरल की जाने वाली वीडियो में मियां साहब ने कहा कि बहुत ही अजीज बहनों और भाइयों और मेरे साथियों, बहुत खुशी हो रही है मुझे आप सबको यहाँ देख के और जिलों को, अपने हलकों की सही नुमाइंदे मैं देख रहा हूँ और तकरीबन सबको पहचानता भी हूँ। तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप सबसे यहाँ मौजूद हैं और आपने भी और मैंने भी ये सब बातें सुनी और जिस अच्छे अंदाज में ये इजलास हो रहा है, अल्लाह ताला करे कि इसी तरह अच्छे अंदाज में, अच्छे इंतजाम के तहत हमारे आइंदा भी जो तकारीब हैं वो हमारी मीटिंग्स इसी तरीके से होती रही और इसी तरीके से बड़े सीरियस तरीके से गुफ्तगू। अब इससे पैगाम क्या पहुंचता है कि मियां साहब अगर इसी तरीके को अपनाना चाह रहे हैं तो फिर वो बाहर बैठे हुए ही सब कुछ करना चाह रहे होंगे। उन्होंने ये कहा है कि आपने करना क्या है, आपके जिम्मे ड्यूटियां लगाई जाएंगी जिन्हें आपने पूरा करना है और फिर उनको पूरा करने में, उनकी बजावरी में कोई कसर नहीं छोड़नी आपने। उन्होंने तकरीब के शुरका से कहा कि बड़ी तफसील के साथ मरीम नवाज के सारे प्रोग्राम के हवाले से बताया।
उन्होंने कहा कि राना साहब ने इस पर बड़ी तफसीली गुफ्तगू की और फिर बाकी भी साथियों ने जो गुफ्तगू की है मैं उन सब का बड़ा मशकूर हूँ। मुझे भी मौका मिला, मैं और शहबाज साहब भी आपकी ये गुफ्तगू सुनते रहे, और जब शहबाज साहब आज क्योंकि जा रहे हैं वापस पाकिस्तान, तो इससे पहले हम जूम पे 3-4 मीटिंग्स अटेंड कर चुके हैं। नवाज शरीफ ने कहा कि आज की गुफ्तगू में हमजा साहब ने जो बातें की हैं वो यकीनन एक असर रखती हैं दिलों पे। तो मुझे अपने गालिब का वो शेर याद आ रहा था जब वो हमजा साहब जिक्र कर रहे थे कि जो जुल्म ढाए गए हमारे ऊपर, कुछ तो ऐसे जुल्म होते हैं या कुछ लॉसेस इंसान के लाइफ में ऐसे होते हैं जो रिकवर इंसान कर लेता है, इंसान उनका नुकसान बर्दाश्त भी कर लेता है, फिर वो नुकसान पूरा भी हो जाता है, लेकिन कुछ लॉसेस ऐसे होते हैं जिंदगी भर में जो रिकवर नहीं हो सकते। हमजा साहब ने जब उनका जिक्र किया तो फिर मेरे जहन में गालिब का शेर याद आया कि गालिब हमें ना छेड़ कि फिर जोशे अश्क से बैठे हैं हम तहैया तूफान किए हुए। अब मियाँ साहब ऐसी बातें करके बाद में कहते हैं कि यहाँ तक मामला नहीं जाना चाहिए था, कभी नहीं गया, पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ और अब भी नहीं जाना चाहिए था। जितने भी इस वक्त स्टेज पे शक्लें मुझे दिखाई दे रही हैं जो फ्रंट लाइन में बैठे हुए हैं, मुझे इस वक्त राना साहब नज़र आ रहे हैं, मरीम नवाज़ नज़र आ रही हैं, हमजा नज़र आ रहे हैं, अभी बाकी लोग जो हैं वो दाएँ बाएँ हैं, मुझे सारे दिखाई नहीं दे रहे। ये सब वो हैं जो जेलें भुगत चुके हैं, बगैर किसी जुर्म के भुगत चुके हैं। आपके अंदर पंडाल में बैठे हुए बहुत सारे जेलों में गए होंगे, उनका कहना था कि एहसन इकबाल साहब नज़र आ रहे हैं। फिर उसके बाद मोहतरम कई ऐसे दोस्त अहबाब हैं जो सामने पंडाल में बैठे हैं, उनको देखते साथ ही जो है याद आ जाता है कि इन्होंने कितना जुल्म बर्दाश्त किया है। तो बहुत ही दुख और बड़े अफसोस की बात है कि मैं इस मौजू पे बात नहीं करने वाला था। हनीफ अब्बासी साहब जो इस वक्त स्टेज पे नहीं थे, सामने मैं अब देख रहा हूं, तो ये अपना जो है कहने का मेरा मकसद है, ये उनकी मैं वर्डिंग हर्फ पर हर्फ बता रहा हूं कि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मेरा मकसद है कि बात को, मेरा ख्याल है कि अब यहीं रहने दिया जाए, ये आगे ना बढ़े तो अच्छा है। नवाज शरीफ साहब ने कहा ये कौन लोग हैं जिन्होंने आज पाकिस्तान का ये हशर कर दिया, वो कौन लोग हैं जिन्होंने आज मुल्क को यहां तक पहुंचाया कि आज गरीब रोटी को तरसता है, वाकई रोटी को तरसता है। मैं वीडियो देख रहा था, कई दफा देखता हूं, कुछ दिन पहले 8-8 रोटियां कोई शख्स पैकेट में तकसीम कर रहा है। यकीन माने मैंने गिना, वहां पर रोटियां लेने के लिए लाइन में 100 से ऊपर औरतें और बच्चे मौजूद थे। अब अवाम को रोटी भी दस्तयाब नहीं है, यानी अवाम अब रोटी खरीदना भी अफोर्ड नहीं कर सकते। आज अवाम रोटी के लिए परेशान है। यहां तक किसने पहुंचाया है? 2017 में तो ये हालात नहीं थे। उनका कहना था कि 2017 में रोटी भी मिलती थी, 2017 में घी भी मिलता था, 2017 में चीनी भी कम रेट पे मिलती थी, 2017 में 60 रुपए लीटर पेट्रोल भी मिलता था, 2017 में 500 रुपए बिजली का बिल भी आता था। जिनको 1000 रुपए बिल आता था आज उनको 30,000 का बिल आता है। अब हम कहां से ये बिजली के बिल अदा करें? बिल देते हैं तो बच्चों का पेट नहीं पाल सकते, बच्चों का पेट पालते हैं तो बिजली कट जाती है क्योंकि बिल नहीं दिया जाता। मुझे बताएं कि मुल्क कौम को इन हालात से दो चार करने वाले कौन हैं? उन्होंने सवाल उठाया कि कभी उनका एहतसाब होगा या नहीं होगा। शक्लें हमारे सामने हैं, वो चेहरे हमारे सामने हैं, लेकिन क्या हमारे मुल्क का सिस्टम इस काबिल है कि उन लोगों का भी एहतसाब करे? मेरा और आपका एहतसाब तो 1 मिनट में हो जाता है। मेरा भी एहतसाब होता है जिसकी हुकूमत में अल्लाह ताला ने फजलो करम से मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, उस शख्स को भी मुल्क से 11-11 साल मुल्क से बाहर रहने पर मजबूर किया जाता है, जिला वतन किया जाता है, जेलों में डाला जाता है। वो कहते हैं कि दहशतगर्दी की अदालत में 27 साल की मुझे कैद सुनाई जाती है इसलिए कि वो पाकिस्तान को मैं एटमी कुव्वत बनाता हूं। वो कहते हैं कि ये सिला देते हैं आप, जो शख्स मुल्क से बिजली की लोड शेडिंग को खत्म करता है तो 4 जज कुर्सी पे बैठ के करोड़ों लोगों के मैंडेट वाले वजीर आजम को चलता करते हैं। कौन पीछे? उसके जनरल बाजवा और जनरल फैज इसके पीछे हैं। इसके आला-ए-कार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार और जस्टिस खोसा और पैनामा लीक्स वाला बेंच है। जस्टिस एजाजुल एहसन है। याद रहे कि जस्टिस एजाजुल एहसन अभी भी सुप्रीम कोर्ट के हाजिर सर्विस जज हैं। अभी आगे चल के मैं तफसील बताऊंगा आज के फैसले के हवाले से। वो हाजिर सर्विस जज के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं ये लोग करोड़ों अवाम के मैंडेट वाले वज़ीर आज़म को छुट्टी करा के उसको जेलों में डाल देते हैं। नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि 2017 वाला पाकिस्तान याद करो और आज पाकिस्तान को देखो, आज हिंदुस्तान चांद पे चला गया, G20 की मीटिंग वहां पे होती है। ये तो हमें करना चाहिए था, ये तो हमारी तकदीर में होना चाहिए था कि हम ये करते। जब 1990 में दिसंबर में पहली दफा वजीर आजम बना तो हिंदुस्तान ने पाकिस्तान की तकलीद की। हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर जारी किया, भारत ने हमारे उस ऑर्डर को कॉपी किया और अपने मुल्क को आज देखें कहां पे वो ले गए। यानी वो ये बता रहे हैं कि हमारा मॉडल था जिसको भारत कॉपी कर गया। वो ये भी कहते हैं कि जब वाजपेयी साहब वजीर आजम बने तो हिंदुस्तान के खजाने में $1 अरब नहीं था, लेकिन आज उनके खजाने में $600 बिलियन मौजूद है। वो कहां से आ गया? और हम $1 बिलियन के लिए आज भी मुल्क जाके मांग रहे हैं। उनकी नजरों में हमारी क्या इज्जत है? चीन से हम मांगते हैं, अरब ममालिक से हम मांगते हैं, हमारा वजीर आजम मांगने पे मजबूर होता है, हम डिफॉल्ट के दहाने पे पहुंचे हुए हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि अपने मुल्क के साथ हमने क्या कर दिया है, जिन्होंने इस मुल्क के साथ ये किया है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े मुजरिम हैं। उन्होंने कहा कि 70 सालों में किसी ने इतना बड़ा जुर्म नहीं किया होगा जिन्होंने ये जुर्म किया। ये आज 25 करोड़ आवाम के मुल्क को आज इन्होंने जो पहुंचाया है, डिफॉल्ट के किनारे ला के खड़ा कर दिया। अगर ये लोग जो बैठे हुए हैं ये और पीडीएम जो है ये अपना ना करते, डिफॉल्ट से ना बचाते, तो आज शायद पेट्रोल 1000 रुपए लीटर होता। उनकी बात सही है कि एहसन इकबाल साहब की है कि अगर कोई बच्चा आदमी जो है वो ज़ख्मी पड़ा हुआ है, अपनी आखिरी सांसें ले रहा है, सड़क पे एक्सीडेंट हुआ है, तो क्या उसको बचाना जो है हमारा फ़र्ज़ नहीं है? हमने बचाया, हमने अपना पॉलिटिकल कैपिटल कुर्बान किया है, लेकिन पाकिस्तान को बचाने के लिए हमने एहतमाम किया, उसके लिए इस कीमत को भी अदा किया है। लेकिन अगर हम नेक नियति के साथ काम ना करते, खुलूस के साथ काम ना करते, मुल्क के दर्द की खातिर ना करते, तो आज सूरत हाल मुख्तलिफ होती। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका इनाम देगा और आप ही इंशाअल्लाह इलेक्शन लड़के कामयाब होंगे। नवाज शरीफ साहब ने कहा मैं आपको लिख के देता हूं, अल्लाह ताला के फजल करम से जब मैंने कहा था कि सब कुछ अल्लाह ताला पे छोड़ता हूं तो मेरे दिल में खौफ खुदा था और एक पाकिस्तान की मोहब्बत का जज्बा था, जिसके तहत मैंने ये कहा था कि आज भी मोहब्बत का जज्बा है। मुझे ये कह रहा है कि मैंने अगर ये सब कुछ नेक नियति के साथ किया है तो उसका अजर अल्लाह ताला ने हमें देना। सारी बातें नवाज शरीफ साहब की बजा होंगी। वो ये भी कहते हैं कि ये वक्त किसकी रऊनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। उन्होंने ये कहा है कि जो खुदा बने हुए थे आज किधर बैठे हुए हैं। लेकिन ये भी तो देखिए कि आप दूसरों के बारे में क्या बातें करते रहे। आपने अगर उनके साथ गले मिले तो किन वजूहात की बुनियाद पे मिले? आप किसी को सड़कों पे घसीटना चाहते थे लेकिन आप उसके साथ बगलगीर हुए। आप फिर ये कहते थे कि वो लोग ये समझते हैं कि मैं जरदारी के साथ मिला हूं, जरदारी साहब ये समझते थे मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप सब ने एक दूसरे के साथ मिलकर हुकूमत बनाना गवारा समझा। उस वक्त आपको किसी शय की फिक्र नहीं थी। आप सारी बातें करते हैं, लेकिन यह भी देखिए कि आपके छोटे भाई को जब हुकूमत मिली थी तब सूरत हाल क्या थी। आप समझते हैं कि एक मुजरिम है कुछ लोग, तो फिर यह बताइए कि राना सनाउल्लाह साहब जो ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब एक्सटेंशन इसलिए दी कि हम हुकूमत लाना चाहते थे, पीटीआई को गिराना चाहते थे और हम उस फितने से जान छुड़ाना चाहते थे। तो फिर अगर वो आपकी नजर में मुल्क कौम के मुजरिम थे, आपके मुजरिम थे, तो फिर उनके साथ आपने हाथ क्यों मिलाया? कि जब आपको अपनी चीज पड़ी होती है, जब आपको बरसरे इक्तदार आना होता है, तब सारी चीजें आपके लिए ठीक होती हैं। लेकिन जब वो सब चले जाते हैं तब सभी आपको मुजरिम दिखाई देना शुरू हो जाते हैं। माजी करीब के अंदर जितनी भी पाकिस्तान पे महंगाई मुसल्लत हुई, तो यह बताइए कि इंपोर्ट को आपने बंद किया था, तो अब की बार निगरां हुकूमत आके क्यों यह बात कर रही है कि इंपोर्ट को बंद कर देना पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी ज्यादती थी, जिसने एलसीज ना खोलने की वजह से पाकिस्तान को इस दहाने पे लाके खड़ा किया। आपके जो गलत इकदाम थे उसने यहां पे पहुंचाया। आपके पास नुस्खा कीमिया था तो उसमें से थोड़ा सा हिस्सा आप बता देते अपने छोटे भाई को भी, लेकिन आपने उधर बताना गवारा ने किया। और आप अब ये समझते हैं कि आप ही वापस आएंगे और मुल्क कौम की तकदीर को बदलेंगे। तो ठीक है, आपके पास उम्र अयार की जंबील होगी और उसमें से कोई नुस्खा कीमिया निकालेंगे, लेकिन बात यहां पे यह बनती है कि आप माजी की शख्सियात के ऊपर तो तस्करे कर रहे हैं, उनके ऊपर तो इल्जामात धर रहे हैं। आपने मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस के ऊपर भी इल्जामात लगाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और मौजूदा जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। यह आज का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत को बेबुनियाद करार दे दिया। साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस एजाजुल एहसन के खिलाफ मिसकंडक्ट की शिकायत दायर की गई थी। दोनों जजेस के खिलाफ शिकायत आम शहरियों की जानिब से दायर की गई थी और उसी की बुनियाद पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने अपना एक नैरेटिव बनाया था और 5 का टोले में पहले कोई और नाम शामिल थे और उसमें फिर नाम भी चेंज कर दिए गए थे। उसमें खोसा साहब का नाम भी बाद में शामिल कर दिया गया था। जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने दोनों शिकायत पर कानूनी राय दे दी है और फैसला इसका जारी कर दिया। अब आप ये जवाब दें कि आपने जो सारी कैंपेन चलाई है, अब ये अदलिया के ऊपर भी है कि अदलिया के बारे में अगर कोई बात करे, एक सिटिंग जज के बारे में बात करे और ये कहे कि इसने मुल्क कौम की सलामती में रुकावट डाली, इसने मुल्क की तरक्की के अंदर रुकावट डाली, सिटिंग सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, अगर उनके बारे में ये बात की जा रही है तो फिर तो कोई आम शख्स भी उठ के बातें करता रहेगा। अगर एक हाई लेवल पे बैठा हुआ शख्स जो पहले पाकिस्तान की एक मसनद इक्तदार पे काबिज रहा है, उसने मुल्क पाकिस्तान को चलाया है, अगर वो ये बातें कर रहा है तो फिर कोई भी उठ के ये बातें करेगा तो उसके ऊपर कदगन लगती है, तो उस शख्स के ऊपर कदगन क्यों नहीं लग रही? अगर मैं कोई बात करूं तो मेरी तो जबाबंदी करवा दी जाएगी कि अदलिया के खिलाफ किस हैसियत में बोले, इदारों के खिलाफ किस हैसियत में बोले। लेकिन एक साबिक वजीर आजम इदारों के खिलाफ बोलता रहे, वो चाहे माजी की शख्सियात पे बोलता रहे या हाजिर सर्विस जज के बारे में बोलता रहे, उसके ऊपर कोई कदर नहीं लगती। मायार एक करना है हमें यहां पे,
हमने ये देखना है। जो उनके हवारी ये बात करते हैं कि मियां साहब को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को मियां साहब की ज़रूरत है, तो ये जुमला क्लियर कर देने के लिए काफ़ी है कि कौन यहां पे आता है, किसको अपने मफादात हैं, और वो मफादात जब ख़त्म होते हैं तो बैरून ममालिक का रास्ता क्यों इख्तियार कर लिया जाता है। हमें भी अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।